हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 12वां पाठ गाँव के बच्चों की शिक्षा का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूँ। ये आपके इस बुक के गद्य खंड का आखिरी पाठ है, गांव के बच्चों की शिक्षा। और ये पाठ मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाकर समझाने वाला हूँ। अगर आपको इस पाठ के अलावा किसी अन्य चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के क्लास को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी दिगंत क्लास 11 फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी तरह के वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा और उसे अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो पाठ का नाम है गांव के बच्चों की शिक्षा, ये पाठ मैं आपको बताता हूँ। आपने क्लास 10th का जब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपके क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक होगी, अगर आपने बिहार बोर्ड से पढ़ा होगा तो क्लास 10th की बिहार बोर्ड की 10th की जो टेक्स्ट बुक होती है उसका नाम है हिंदी गोदुली भाग 2। और उसके गद्य खंड का जो 12वां पाठ आपने शिक्षा और संस्कृति पढ़ा था, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी थे, उसी पाठ से मिलता जुलता ये पाठ है और उसी पाठ के आधार पर इस पाठ का निर्माण किया गया है। तो अगर आपने उस पाठ को पढ़ रखा होगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने मेरे क्लासेस के जरिए उस क्लास को अच्छे से अटेंड किया होगा तो मैं उसी से रिलेट करके आपको ये समझाने वाला हूँ। तो ये जो आपका पाठ है गांव के बच्चों की शिक्षा, इस पाठ के लेखक का नाम है कृष्ण कुमार। और ये कृष्ण कुमार जी का मैंने इमेज भी ऐड कर दिया है, ये थे कृष्ण कुमार जी। तो सबसे पहले मैं आपको सभी पाठों की तरह सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में पढ़ाऊंगा कि लेखक का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था और इनके कौन से सम्मान इनको मिले थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। इनसे जो महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन है वो सबसे पहले ये लेखक परिचय में आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में पढ़ाऊँगा। इस पाठ के लेखक का नाम है कृष्ण कुमार, ये था उनका इमेज। इनका जो जन्म हुआ था वो 1951 ईस्वी को हुआ था। किस जगह पे हुआ था तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नामक स्थान पर इन कृष्ण कुमार जी का जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा से। मतलब इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो सागर विश्वविद्यालय से की थी और ये सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है और इन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय से भी अपनी आधी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहीं से प्राप्त की थी। तो ये जो टोरंटो विश्वविद्यालय है ये कनाडा में है और सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। यही दो विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। वृत्ति का मतलब होता है कि वे काम क्या करते थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग में वे प्रोफेसर थे। मतलब दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कृष्ण कुमार जी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए। इनको सम्मान कौन कौन से मिले थे? भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी के संघर्ष में इतिहास का अध्ययन के लिए जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप सम्मान इनको मिला था। सम्मान इनको कौन सा मिला था ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत आज़ादी की संघर्ष में इतिहास का जो अध्ययन है उसके लिए इनको जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पुरस्कार मिला था और गद्य लेखन के लिए इनको शरद जोशी सम्मान मिला था। प्रवास का मतलब होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक इन्होंने प्रवास किया था, मतलब घूमे थे। तो 1975 से 1981 तक, मतलब इन 6 वर्षों तक इन्होंने विदेश में प्रवास किया था, मतलब विदेश में ये रहने गए थे। कृतियाँ का मतलब होता है इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। और अगर लेखक से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सबसे ज़्यादा उनकी कृतियों से बनता है, इसलिए कृतियों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। नीली आंखों वाले बगुले, त्रिकाल दर्शन, ये इनकी कहानी संग्रह थी। अब्दुल मजीद का छुरा, ये इनका यात्रा वृत्त था। आज नहीं पहंगा, ये इनका बाल कथा संग्रह था। विचार का डर, स्कूल की हिंदी, ये इनके निबंध संग्रह थे। राज समाज और शिक्षा, शैक्षिक ज्ञान और वर्चस्व, बच्चे की शिक्षा और अध्यापक, शिक्षा और ज्ञान, गुलामी की शिक्षा और राष्ट्रवाद, ये सभी के सभी इनके शिक्षा दर्शन थे। महके सारी गली गली, बाल कविताओं का संकलन संपादन निरंकर देवक सेवक के साथ इन्होंने किया था। व्हाट इज़ वर्थ टीचिंग, सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट, प्रेजुडिस एंड प्राइड, ये सभी की सभी इनकी अंग्रेजी की पुस्तकें थी। क्योंकि नाम से आप देख रहे हैं व्हाट इज़ वर्थ टीचिंग, पढ़ाना क्या होता है,
ये मतलब इनकी इंग्लिश की किताबें थी, अंग्रेजी की पुस्तकें। सोशल कैरेक्टर ऑफ लर्निंग, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ एजुकेशन, लर्निंग फॉर्म कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजुडिस एंड प्राइड, ये सभी की सभी इनकी कृतियाँ थी। और कृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जरूर बनेगा, इसलिए कृतियों को एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। संप्रीति, निदेशक NCERT नई दिल्ली से इन्होंने संप्रीति की थी। सुपरिचित लेखक और विचारक कृष्ण कुमार की केंद्रीय चिंता का विषय और संदर्भ है शिक्षा। मतलब ये जो सुपरिचित लेखक और विचारक हैं कृष्ण कुमार जी, इनकी केंद्रीय चिंता का जो सबसे मुख्य विषय है वो शिक्षा है। मतलब इन्होंने इस पाठ का नाम ही रखा है गांव के बच्चों की शिक्षा। तो इस पाठ का नाम इन्होंने इसी आधार पर रखा था क्योंकि इनको सबसे अधिक चिंता रहती थी गांव के बच्चों की शिक्षा की, मतलब कि इस पढ़ाई की। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक वे हिंदी क्षेत्र के देश के एक अग्रणी शिक्षा शास्त्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके चिंतन की विशेषता यह है कि वह आधुनिक भारतीय शिक्षण चिंता और उसके अनुप्रयुक्त रूपों और अवस्थाओं के गहन पर्यालोचन और समीक्षण के भीतर से उपजता है। यह पर्यालोचन और समीक्षण ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ बृहत्तर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों और संदर्भों में होता है। उनकी दृष्टि से पल भर के लिए भी शिक्षा की अनुप्रयुक्त या व्यवहित वास्तविकता ओझल नहीं होती। उसकी वस्तुपरक यथा अर्थवादी पड़ताल करते हुए वे साहसपूर्वक दो टूक बातें करते हैं। अकादमिक संस्थानों में ऐसा साहसपूर्ण स्वाधीन चिंतन प्राय दुर्लभ है। कृष्ण कुमार ने राष्ट्रीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, भारत विभाजन, राष्ट्रीय नवनिर्माण, भारतीय संविधान और उसके विनियोग के साथ ही हाल के दशकों में भारतीय जीवन चिंतन एवं संस्कृति पर पड़ रहे पश्चिमी प्रभावों एवं अन्य समसामयिक मुद्दों जैसे भूमंडलीकरण, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, सांप्रदायिकता, दलित एवं नारी विमर्श, बंधुआ मुक्ति, बाल मजदूरी आदि तमाम वैचारिक संदर्भों में समसामयिक भारतीय शिक्षा पर सोच विचार किया है। मतलब ये जो अलग अलग कारण थे, जो समस्याएं थे, इन समस्याओं पर इन्होंने अपना सोच विचार किया है और उन्हीं पर इन्होंने रचनाएं की है। जिस तरह से इन्होंने शिक्षा, उस समय की जो प्राथमिक शिक्षा बहुत अधिक खराब थी, दयनीय स्थिति पे थी, उस शिक्षा पे इन्होंने विचार करके इस पाठ का निर्माण किया है, गाँव के बच्चों की शिक्षा। उसी तरह से ये अलग अलग चीज़ों पर भी सोच विचार किया करते थे। उनका यह कार्य अभी जारी है और वह आम पाठक के लिए समझ एवं विचारणा का एक जरूरी संदर्भ बनता जा रहा है। मतलब ये जो ये कार्य करते थे, सभी चीज़ों पर, समस्याओं पर सोच विचार करते थे, वो कार्य इनका अभी तक जारी है। एक ही देश और समाज में सामान्य शिक्षा के चल रहे अनेक रूपों पर भी कृष्ण कुमार का ध्यान बराबर रहा है। विनियोग, व्यवहार एवं प्रयोग के निष्कर्ष पर किसी भी शिक्षा दर्शन की सफलता निर्भर होती है। प्रचलित शिक्षा पद्धतियों, विचारों, प्रविधियों आदि की परख कृष्ण कुमार इसी निष्कर्ष पर करते हैं। यह निष्कर्ष होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है हिंदी में। इसी निष्कर्ष पर करते हैं। शिक्षा के स्वरूप, प्रक्रिया और प्रविधि में वे स्थानीय जरूरतों, संसाधनों आदि पर बल देते हैं। उनके शिक्षा चिंतन में भारतीय लोकतंत्रों के मूल्यों, प्रतिमानों, रूपों आदि के संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। उनके अब तक के चिंतन में भारतीय लोकतांत्रिक शिक्षा का एक आधुनिक रूप उभरता दिखलाई पड़ता है। मतलब ये उन्हीं के बारे में बताया गया कि किस तरह से उनका जो महत्व है वो इन चीज़ों में रखता है कि वे इन सभी शिक्षा के स्वरूप, प्रक्रिया और परिधि में स्थानीय जरूरतों और संसाधनों पर अपना बल दिया करते थे और उन्हीं चीज़ पर सोच विचार करके उन पर रचनाएं किया करते थे। यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है, जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है गाँव के बच्चों की शिक्षा। तो ये जो लाइनें हैं ये पाठ के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए। यहाँ प्रस्तुत पाठ कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों की संग्रह शिक्षा और ज्ञान से लिया गया है। मतलब ये जो पाठ है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि गांव के बच्चों की शिक्षा कृष्ण कुमार के किस व्याख्यान संग्रह से लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए उनके व्याख्यान का नाम था शिक्षा और ज्ञान। तो यह जो प्रस्तुत पाठ है वो कृष्ण कुमार के 5 व्याख्यानों के संग्रह, मतलब 5 व्याख्यानों का संग्रह था शिक्षा और ज्ञान, उसी से इस पाठ को लिया गया है। यह व्याख्यान अप्रैल 1997 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली की ओर से आयोजित महिला पंचों के अखिल भारतीय सम्मेलन में दिया गया था। इस व्याख्यान की अंतर्वस्तु पर शीर्षक समुचित प्रकाश डालता है। शिक्षा शास्त्रियों में गांवों और नगरों की शिक्षा विषय पर प्राय वाद विवाद होते रहे हैं। विमर्शपूर्ण यह व्याख्यान एक स्वस्थ और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपना पर्स रखता है, जिसमें गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का बल है तथा शिक्षा की अपेक्षा सर्वांगीण रूप का समाहार भी। यह पाठ रचनात्मक समझ जगाने के साथ साथ एक विचार उत्तेजक बहस की प्रस्तावना भी करता है।
मतलब गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी, जो आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, जो मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में बताया, आपके क्लास 10th में हिंदी गोधुली भाग 2 में एक पाठ था जिस पाठ का नाम था शिक्षा और संस्कृति, और उस पाठ के लेखक थे गांधी जी। तो गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी उसी की अवधारणा पे इस पाठ में बल दिया गया है, और उसी के शिक्षा की अपेक्षा सर्वांगीण रूप का समाहार भी किया गया है। यह जो पाठ है वो रचनात्मक समझ जगाने के साथ साथ एक विचार उत्तेजक बहस की भी प्रस्तावना करता है। बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव के साथ 3 बातें हैं। एक तो हाथ का काम स्कूल में हो, दूसरी स्कूल की शिक्षा स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, और तीसरी स्कूल में जो जो विषय पढ़ाए जाएं, जो जो कौशल पढ़ाया जाए, ज्ञान के जो क्षेत्र वहाँ बच्चों के संपर्क में लाए जाएं, वे अलग अलग न होकर संगठित हो, आपस में बंधे हो। मतलब गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के अवधारणा पे बल दिया था, और उनका कहना था कि शिक्षा इस तरह का होना चाहिए जिसमें 3 बातें होनी चाहिए। पहला तो ये कि एक जो हाथ का काम है, मतलब कि जो क्लास वर्क है, वो स्कूल में ही हो जाना चाहिए, और दूसरा स्कूल की जो शिक्षा है वो स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई हो, मतलब उस जगह का कैसा परिवेश है उस परिवेश के आधार पर उनकी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे उस वे शिक्षा को समझ सकें और ग्रहण कर सकें। और तीसरी, स्कूल में जो जो विषय पढ़ाया जाए, जो जो कौशल स्किल्स पढ़ाए जाएँ, स्किल्स को समझाया जाए, ज्ञान के जो क्षेत्र बच्चों के संपर्क में लाए जाएँ, वे सभी के सभी अलग अलग न होकर संगठित हो और आपस में बंधे हुए, जिससे बच्चे उन सभी चीज़ों को अच्छे से अडॉप्ट कर सके। तो ये 3 अवधारणाएं बुनियादी शिक्षा के प्रस्ताव की बात में रखी गई थी। आधुनिक शिक्षा की एक बड़ी भारी समस्या यह रही है कि हम ऐसी विशेषताओं को जन्म देना चाहते हैं जो पहले से समाज में नहीं हैं, जिनकी केवल कल्पना हमारे मन में है। बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव ऐसी विशेषताओं की ही बात कर रहा है जिसकी सिर्फ और सिर्फ कल्पना हमारे मन में है, जो पहले से हमारे समाज में है। इन्हीं से कहीं से लाया जाना नहीं है, ये पहले से हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पहचानना है, निखारना है और संवारना है। शिक्षा और ज्ञान, ये जो लाइनें हैं ये कृष्ण कुमार जी ने शिक्षा और ज्ञान, जो उनका व्याख्यान था उसी व्याख्यान में उन्होंने लिखा गया था, और शिक्षा और ज्ञान इसी व्याख्यान से उनके इस पाठ का निर्माण किया गया, और इस पाठ का नाम है गांव के बच्चों की शिक्षा। अब यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है गांव के बच्चों की शिक्षा। ये पाठ ना ही कहानी है, ना ही कोई यात्रा वृत्त है, ये एक तरह का निबंध टाइप चैप्टर है। तो इस पाठ को पढ़ने में आपको थोड़ा सा बोरिंग जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट जगा के इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में मैं आपको ये पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समझा दूँ, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ये चैप्टर अन्य चैप्टरों के मुकाबले थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हुए चलूँगा, और इसमें समझाने वाली बातें कम हैं। मैं सिर्फ लाइनों को पढ़ता हुआ रहूँगा, इन लाइनों को सिर्फ आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। जिसमें जो समझाने वाली बातें होती हैं वो तो मैं आपको अच्छे से समझा ही देता हूँ। तो सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिए, और लास्ट तक मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए। स्पीडली मैं इस चैप्टर को अच्छे से आपको समझा दूंगा, और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन और आंसर आप आसानी से बना पाइएगा। तो अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है, और पाठ का नाम है गाँव के बच्चों की शिक्षा। जिस तरह हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, उसी तरह अफ्रीका के बहुत से हिस्सों में फ्रांस का राज था। फ्रांस द्वारा शासित ऐसे ही पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में कमारा ले नामक एक लेखक हुए हैं। उन्होंने अपने बचपन में एक पूरी किताब लिखी है। इस आत्मकथा में बताया गया है कि किस तरह उन्होंने अपने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद शहर में अपने चाचा के पास रहकर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद राजधानी में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उनको एक प्रतियोगिता के लिए चुना गया, मतलब कंपटीशन के लिए चुना गया। इस प्रतियोगिता में देश के सबसे होशियार बच्चों को चुना जाना था, और उनमें से कुछ को उच्च शिक्षा के लिए फ्रांस भेजा जाना था। जिस तरह हमारे देश में विदेश जाना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, उसी तरह से हमारे जैसे गुलाम रहे अन्य समाज में भी यह गौरव की बात मानी जाती है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ यही समझाया जा रहा है कि आपको पता है हमारा जो देश है वो 1947 से पहले अंग्रेजों के गुलाम में था। हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था। तो जिस तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, उसी तरह से अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में फ्रांस का राज था। और फ्रांस द्वारा राज्य करने वाले शासित ऐसे ही पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में कमारा ले नामक लेखक हुआ था। उस कमारा ले लेखक ने अपनी आत्मकथा पर एक किताब लिखा था, और उन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में पूरी की थी। उसके बाद वे शहर पढ़ने के लिए चले गए थे। उसके बाद उन्होंने राजधानी में जाकर उच्चतक माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी, और फिर उन्होंने कंपटीशन जैसे एग्जामों को भी क्वालिफाई करके उन सभी एग्जामों को क्रैक किया था। और उन सभी एग्जामों को जो क्रैक करता था उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाता था। तो
तो ये जो विदेश भेजने की प्रक्रिया थी उसमें भी उनका चुनाव हो गया था और अब उनको विदेश जाना था। तो जो फ्रांस भेजा जाना था उच्च शिक्षा के लिए, वो इस तरह विदेश जाना बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी उन लोगों के बीच में। उसी तरह जैसे गुलाम रहे अन्य समाज में यह गौरव की बात मानी जाती है। आखिर वह दिन आया जब कमारा ले ने अपने रिश्तेदारों, जब कमारा ले को मतलब अब उसको विदेश जाना था तो अब उसको सभी लोगों से विदाई लेनी होगी। तो आखिर वह दिन आया जब कमारा ले को अपने रिश्तेदारों से विदा लेनी थी। उस जमाने में हवाई जहाज़ से विदेश जाना और भी बड़ी बात थी। कमारा को अपने माता पिता, रिश्तेदारों, घर के तमाम लोगों से विदा लेने के लिए गांव आना पड़ा। अपनी आत्मकथा के अंतिम अध्याय में उन्होंने इस मार्मिक दृश्य का वर्णन किया है। अपने चाचा, मामा, मौसियों और चाचियों से विदाई लेने में उनको कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई। सभी लोगों ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। सभी लोग उनकी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इसके बाद गांव के अन्य लोगों से भी उन्होंने विदा ली, लेकिन इस तमाम भीड़ में कहीं उनकी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। कमारा के पास बहुत समय नहीं था, उन्हें गांव से बहुत दूर जाना था। वे माँ को उस भीड़ में खोजने लगे और आखिर उन्हें अपनी झोपड़ी के अंदर पाया। वे उनकी जो माँ थी वो रो रही थी। कमारा ने वहाँ पहुँचकर माँ से आशीर्वाद मांगा, लेकिन माँ की सिसकियाँ रुक ही नहीं रही थी। कमारा ने कहा, तुम अगर अब भी नहीं बोलोगी तो मैं तुमसे विदा कैसे ले पाऊंगा। फिर जो शब्द माँ ने रोते हुए कहे वे कमारा ले ने अपनी पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर मतलब अंतिम पन्ने पर अंकित किए हैं, अंतिम पन्ने पर लिखे हैं। यह किताब उन लाखों अशिक्षित माँओं को समर्पित है जो अफ्रीका के खेतों में काम करती है। मैं हूबहू तो उन शब्दों को नहीं रख सकता, लेकिन जितना मुझे याद है वो इस प्रकार था। बेटा, जिस दिन तुम इस गांव की प्राथमिक शाला में मतलब प्राथमिक स्कूल में पहली बार गए थे, उसी दिन मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम इस गांव में नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पिता और तुम्हारे चाचा से मेरे यह लाख कहने पर भी कि इस बच्चे को मत पढ़ाओ, यह बच्चा हमारे गांव में नहीं टिकेगा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मुझे मालूम था कि तुम इस देश में नहीं रुक पाओगे और हमारे लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उस प्राइमरी स्कूल में गए, इसलिए तुम हमारे बीच में नहीं रह पाओगे। लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आज का यह दिन मुझे इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुम आज मुझसे विदा ले रहे हो, तुम तो बहुत पहले ही मुझसे विदा ले चुके हो। तुम्हारे मामा, चाचा, पिता सब ने तुम्हें मुझसे ही नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज से छीन लिया है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। ये उनकी माँ का मार्मिक दृश्य का वर्णन है कि जब प्राथमिक शाला में मतलब उस समय में उनकी परिवेश में कोई पढ़ता लिखता तो था नहीं, लेकिन जो उस कमारा जी थे, उनके मामा, उनके चाचा और उनके पिताजी ने उनको पढ़ाने का सोचा, लेकिन उनकी जो माँ थी वो मना करती थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनको पढ़ाया और वह पढ़कर अपने सभी क्लासों में अव्वल स्थान प्राप्त करते हुए, सभी एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए वो विदेश जाने के लिए भी योग्य हो गया। और जब विदेश जाने की बात हुई तो उसकी माँ के सामने ये मार्मिक दृश्य था कि वो कहने लगी उनकी माँ कि मैं तो उसी समय तुमको विदा कर चुकी थी जिस समय तुम प्राथमिक शाला में मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे। मुझे पता था कि तुम अब यहाँ नहीं टिक पाओगे। तो यही सभी बात है जो एक माँ के लिए अपने बच्चे के प्रति संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त करती है। तो वही भावनाओं के जरिए इन पंक्तियों को ये जो कमारा ले जी लेखक हैं उन्होंने अपने पाठ पुस्तक के अंतिम पन्नों पर लिखा है। कमारा लेके इन शब्दों को यहाँ बताने का प्रयोजन बहुत ही सहज है। हम लोग शिक्षा और साक्षरता की बात इस तरह करते हैं मानो शिक्षा का कोई सामाजिक चरित्र ही न हो, जैसे वह अपने आप में कोई गुणकारी दवाई हो जिसके सेवन से समाज एकदम रोग मुक्त हो जाएगा, या वह कोई एक उपहार हो जो हम सरकार हमें देने वाली हो या पिछले 50 साल से देती चली आ रही हो। माननीय मंत्री महोदय जाने पहले हमें बता गए हैं कि वे भी इस बात से कुछ शर्मिंदा है कि शिक्षा अभी तक हर बच्चे तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद भी वायदे किए जा रहे हैं। इन 50 सालों का उनके वायदा करने की जो कुव्वत है उस कुव्वत पर कोई असर नहीं पड़ा है। आज शिक्षा का बहुत ही प्रतिकूल सामाजिक चरित्र उभर आया है। वह हमारे बच्चों को समाज के सबसे व्यापक सरोकारों से काटने वाला एक प्रमुख अस्त्र बन गई है। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जिस दिन से हमारे बच्चे प्राथमिक शाला में प्रवेश करते हैं। शिक्षा को देश में फैलाने की बात करना बेमानी है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जब आप इस सम्मेलन में इस प्रसंग पर विचार करें कि कैसे प्राथमिक शिक्षा का दायरा फैले या कैसे शिक्षा केवल लड़कों तक नहीं बल्कि लड़कियों तक भी पहुँचे या समाज के उत्पीड़ित तबकों तक पहुँचे, तो इन बातों पर चर्चा के साथ साथ यह भी सोचिए कि शिक्षा की इस प्रसार प्रक्रिया में हमारे बच्चों शिक्षा के माध्यम से क्या सीखेंगे। मतलब ये कहते हैं कि हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ के नेताओं को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो शिक्षा है वो समाज के हर वर्ग के लोगों के पास पहुँचे
और ये शिक्षा सिर्फ और सिर्फ लड़कों तक नहीं, लड़कियों तक भी पहुँचे और समाज के उन उत्पीड़ित तबकों तक पहुँचे जो शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वे कहते हैं कि इन सभी बातों पर भी हम लोगों को साथ साथ चर्चा करनी चाहिए कि शिक्षा की जो प्रसार प्रक्रिया है उसमें बच्चे शिक्षा के माध्यम से क्या सीखेंगे, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जब इन बच्चों को शिक्षा देंगे तो शिक्षा के माध्यम से वे क्या सीखेंगे और अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे। पंचायती राज का पूर्ण उदय एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। आप सब इस घटना के नेता हैं। इसमें ऐसी गुंजाइशें दिखाई देती है जो हमारे देश की न सिर्फ शिक्षा नीति बल्कि समाज के अन्य नीतियों और हमारे समय के समकालीन सामाजिक इतिहास को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह घटना एक ऐसे वक्त में घट रही है जब देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अत्यंत विनाशकारी है। पंचायती राज के इस नए अभ्युदय का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ किसी से छिपा नहीं है। मैं आपके सामने केवल 2-4 उदाहरणों से इस संदर्भ को उल्लेख करना चाहूँगा। मतलब वे 2-4 उदाहरण देंगे जिससे पता चलेगा कि किस तरह से ये जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है ये इस पंचायती राज व्यवस्था में नष्ट हो चुकी है, विनाशकारी बन चुकी है। हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत पूंजीवाद आज देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। आज जिसे आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक सुधार कहा जाता है, वह सुधार नहीं, वह प्रक्रिया दरअसल जमीन, जंगल, पानी, खनिजों और अन्य मानव संसाधनों को आम आदमी से छीनकर कुछ पूंजीपति घरानों तथा विदेशी कंपनियों के हवाले कर देने की है। मतलब ये जो लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि हम यहाँ का पूंजीवाद बढ़ाना चाहते हैं, हम यहाँ की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी चाहते हैं, तो वे वहाँ का जो पूंजी होता है, वो वहाँ का जो मानवीय संसाधन होता है, उन संसाधनों को, जो संसाधन जमीन, जंगल, भूमि, खनिज होते हैं, उन सभी संसाधनों को या तो मानव लोगों से छीनकर कुछ पूंजीपतियों को दे देते हैं तथा विदेशी कंपनियों के हवाले कर देते हैं। इस सच्चाई को हमारे सांसद और मंत्रीगण पिछले कई वर्षों से छिपा रहे हैं, लेकिन देश के कोने कोने में जहां लोग अपनी ज़मीनों से उखाड़े जा रहे हैं, अपने बच्चों से दूर जाकर रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हो गए हैं, वहां इस परिस्थिति में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है कि देश किस दौर से गुजर रहा है और इस बात का भी संकेत उन्हें मिल चुका है कि इसका क्या भविष्य है। हम देखते हैं कि जगह जगह स्थानीय प्रतिरोध की लड़ाइयाँ चल रही है। इन लड़ाइयों में नीचे से ऊपर तक न्याय मांगने की प्रक्रिया सक्रिय है। न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, कहीं चैन नहीं है। सारे देश में खलबली सी मची हुई है, लेकिन इस खलबली का कोई प्रतिबिंब हमारी संसद में दिखाई नहीं देता। वहाँ आज भी लोग हंस रहे हैं, एक सरकार को बदलकर दूसरी सरकार ला रहे हैं। मतदाताएं, जो वोटर्स होते हैं, उन मतदाताओं को बंधुआ मजदूर की तरह बार बार मत देने के लिए विवश कर रहे हैं। यह राजनीति की मुख्य धारा है। इस परिस्थिति में लगता है कि देश अपनी जो सार्वभौमिक स्वतंत्रता है वो भी खो बैठेगा। इस पंक्ति के जरिए आपको सिर्फ इतना ही समझाया जा रहा है कि न्यायालयों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन किन्हीं भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये जो है, संसद में अगर कुछ होता भी है तो इसमें क्या होता है, लोग हंस रहे हैं। अगर कोई सरकार कुछ गलत करती है तो क्या किया जाता है, सिर्फ उस सरकार को बदल कर दूसरी सरकार ला दिया जाता है और जो मतदाताएं होती हैं उनको बंधुआ मजदूरों की तरह बार बार मत देने के लिए, वोट देने के लिए विवश किया जाता है। इस तरह से ये जो देश है वो अपनी सार्वभौमिक स्वतंत्रता भी खो बैठेगा। ऐसा विचार विमर्श इस पाठ के लेखक ने किया है। राजनीति के मंच पर नज़र दौड़ाएं, आप सभी चुनकर आए हुए लोग हैं। आपको पता है कि किस तरह हिंसा और अपराध राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। पंचायती राज के चुनावों में भी जगह जगह विशेषकर महिलाओं और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के सदस्यों को हिंसा का शिकार होना पड़ा है। जैसे जैसे हम राजनीति की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, हिंसा का चरित्र उतना ही सघन दिखाई पड़ता है। इन नेताओं के सामने इस समाज की शिक्षा व्यवस्था तथा नई नीतियों की बात करना जो है वो एकदम बेमानी वाली बात है। यह सामाजिक हिंसा सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों में भी फैल रही है। इस सामाजिक हिंसा का महिलाएं सीधे शिकार बनती हैं। ये जो सामाजिक हिंसा है, इस हिंसा का जो शिकार है वो सबसे ज़्यादा महिलाएं बनती है। समाज में हमारे समाज के तमाम कामगार, आदिवासी, छोटे किसान और जो मजदूर है वो जगह जगह इस हिंसा को सह रहे हैं, जो पूंजी के शासन और एकदम भ्रष्ट और अप्रासंगिक हो गई है। राजनीति के साथ साथ राजनीति की मुख्य धारा में भी शामिल हो गई है। इस परिस्थिति में पंचायती राज का उदय हुआ है। यह एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है, परंतु इसमें जहां एक तरफ चिंगारी और रोशनी झांकती है, वहीं ढेरी आकांक्षाओं का अंधेरा भी दिखाई देता है। प्रश्न उठता है कि क्या पंचायती राज चलाने भी दिया जाएगा या फिर नहीं। हमें यह मालूम नहीं
कि अभी तक हर प्रदेश में चुनावों के लिए पंचायतों की चुनाव नहीं हो सके हैं। हमें मालूम है कि ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जिनमें देश की सबसे शोषित जनता का सुधार छिपा हुआ पंचायतों को नहीं दिए गए हैं। मसलन खनिजों के इस्तेमाल को लेकर ग्राम सभाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर सकती हैं। किसी भी कंपनी को इन खनिजों को न सौंपा जाए, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार तो उन्हें है ही नहीं। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सरकार निर्णय ले लेती है और कोई भी खनिज संपदा को, मानवीय संसाधनों को लोगों से छीन कर बड़ी बड़ी कंपनियों को या फिर उन्हें ऊंचे घराने वाले लोगों को दे देती है। लेकिन ये जो पंचायती राज का उदय हुआ था, उस पंचायती राज के उदय ने कहीं तक लोगों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारा था। लेकिन पंचायती राज के पास इतना मतलब वो नहीं था, शक्ति नहीं था कि वो इस चीज़ को इनकार कर सके कि ये जो खनिज संसाधन है वो आगे उचित घराने के लोगों को, ऊंचे घराने के लोगों को या फिर बड़ी कंपनियों को न दिया जाए। यह जो स्थिति है, मतलब ये निर्णय लेने का उन्हें अधिकार नहीं था पंचायती राज को किसे सौंपा जाए खनिजों को। यह स्थिति जल, जंगल और जमीन के बुनियादी अधिकार को लेकर भी है। कुछ प्रदेश में पंचायतों को मामूली से मुद्दों पर सिर्फ और सिर्फ चंद अधिकार सौंपे गए हैं। मतलब कुछ प्रदेशों का मतलब है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें पंचायतों को सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे मोटे मुद्दों पर चंद अधिकार सौंपे गए हैं। मतलब चंद का मतलब होता है बहुत कम अधिकार सौंपे गए हैं। मतलब बहुत कम ही वे निर्णय ले सकते हैं और किसी चीज़ को बचा सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। ये अधिकार भी महत्वपूर्ण है। हम मानते हैं कि हमें इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्थानीय स्तर पर जितनी बड़ी खलबली हमारे देश में मची है, उसे किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने की स्थिति में आज हमारी पंचायतें नहीं हैं। यद्यपि आलंकारिक रूप से पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। इस समूचे परिदृश्य में प्राथमिक शिक्षा को अधिक कारगर बनाने की जरूरत एक बहुत बड़ा सवाल है। प्राथमिक शिक्षा कोई अजूबा या दूर की कौड़ी नहीं है, बल्कि उसी संदर्भ में जन्म लेती है जो हमारे इर्द गिर्द रचा जा रहा है। आज जब अब प्राथमिक शिक्षा में हस्तक्षेप कर शिक्षा की मौजूद व्यवस्था पर सामुदायिक दबाव बढ़ाकर उसे अधिक कारगर बनाने की बात करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हमारे सामने इस हस्तक्षेप के लिए आज कौन से मुद्दे सबसे प्रमुख होने चाहिए। मेरी राय में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमें इन मुद्दों को ढूंढना होगा। वे कहते हैं कि अगर हम लोग सरकार पर विरोध करें तो किस चीज़ को लेकर करें, किन दो मुद्दों पर करें। तो वे कहते हैं कि उनकी राय में दो मुद्दे वे हैं। इनमें से एक है शिक्षा पर नौकरशाही के प्रभुत्व को कम करने का मुद्दा। अगर हमारे देश में बड़े बड़े कमीशनों और कमेटियों द्वारा सुझाए गए शैक्षिक सुधार एक के बाद एक असफल रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी शिक्षा पर हावी अफसरशाही है, जिसका अनुभव आपको पंचायतों में काम करते हुए हो गया होगा। तालीम से मुखातिब होने पर पाया जाता है कि नौकरशाही का जो शिकंजा है वो अच्छे से अच्छे सुझावों और संभावनाओं को कुचल देता है, क्योंकि कोई अफसर नहीं चाहता कि उसकी ताकत कम हो। नौकरशाही के खिलाफ इस प्रबंध में प्राथमिक स्कूल का अध्यापक जो है वो आपका साथी है, शत्रु नहीं। ये जो नौकरशाही है, इस नौकरशाही को कभी भी अफसर लोग समाप्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर नौकरशाही समाप्त हो जाएगा तो उनकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। इसी ताकत को बनाए रखने के लिए नौकरशाही को बनाए रखते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इन लाइनों को तो आप समझते हुए जा रहे होंगे। तो मैं आपको फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी लाइनें आपको समझ में आ रही होगी। सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चलिए, जहाँ इंपॉर्टेंट बातें होती है वहाँ मैं लास्ट में आपको समझा देता हूँ। और जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में एक ओवरव्यू के रूप में आपको पूरा पाठ एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे इसके सारांश को, इसके व्याख्यान को आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो बस ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। मतलब ये कहते हैं कि प्राथमिक स्कूल का जो अध्यापक है वो आपका साथी है, शत्रु नहीं है। लेकिन पिछली कई पीढ़ियों से शिक्षा की विफलताओं का जो दोष है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब शिक्षा की कमी किस लिए बताई जाती है, तो उसका जो दोष है, उसका जो रीज़न है, वो सबसे ज़्यादा प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर मढ़ा जा रहा है। शिक्षकों पर, मतलब जो वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर है, उन टीचरों को ही बदनाम किया जाता है कि इन्हीं के कारण जो शिक्षा प्रणाली है वो सबसे अधिक खराब है। लोगों के बीच शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है और बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप भी उन्हें दोष देने के आदी हो जाएंगी। यह एक बड़ा प्रश्न है कि आप इन्हें अफ्ता शत्रु मानेंगी या साथी समझकर सामाजिक संघर्ष की प्रक्रिया में शामिल करेंगी, जिसमें हर स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। देश में घुटने टेक देने की स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें अगर हम अपने सहयोगियों से लड़ते रहें तो हमारी परिस्थिति वैसी ही होगी जैसे पिछले 5 दशकों में, जिसमें अच्छे से अच्छा शैक्षिक सुधार भी कुछ महीनों तक चलकर ही समाप्त हो जाता है। देश में आज प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विदेशी धन आया हुआ है। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र है, उस प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उस शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ विदेशी धन आया हुआ है, मतलब फंड आया हुआ है। इस विदेशी धन को किधर खर्च करना है, हमारे विधायक, मंत्री और अफसर दिन रात व्यस्त हैं। क्या आपको मालूम है कि वे व्यस्त क्यों हैं, मतलब बिजी क्यों हैं? यह धन
किस तरह खर्च होता है। एक कमेटी ने पता लगाया कि प्रत्येक 1 रुपया जो समाज पर खर्च करने के लिए सरकार से आता है उसका 30 पैसे से भी कम लोगों तक पहुंचता है। तो इसे तो आप भी जानते होंगे, ये तो अभी वर्तमान में भी हमारे लाइफ में इसका रियलिटी एग्जाम्पल आपने आसपास ही देख सकते हैं। मतलब ये एक कमेटी ने ये सर्वे किया जिसके ज़रिए पता चला है कि अगर 1 रुपये सरकार किसी फंड के लिए इशू करती है, देती है, तो वो जो 1 रुपये है उस फंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे बचती है। मतलब 30 पैसे से भी कम लोगों तक पहुंच पाता है। बीच का जो 70 पैसा होता है वो इन सभी दलालों के बीच घूस के रूप में सभी में बढ़ जाता है और सभी आपस में एक दूसरे से उन पैसों को बांट लेते हैं। और जो फंड 1 रुपये का था उस फंड को 30 पैसे से भी कम में कंप्लीट करना होता है, जिससे वो फंड जो है वो अच्छे से नहीं कंप्लीट हो पाता। जैसे कि आप अगर बिहार के हैं तो बिहार में आपने पुलों को, सड़कों को, ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चीज़ों को देखा होगा जिसको बनाने के लिए सरकार फंड तो बहुत देती है, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो बनवाया जाता है वहाँ तक उस पैसे को पहुँचते पहुँचते उस पैसे का 30% ही वहाँ पहुँच पाता है और बाकी का जो 70% है वो आपस के जो सभी नेतागण होते हैं वे आपस में उन पैसों को खा जाते हैं। तो मतलब 30% पैसे में उस चीज़ को बनाया जाता है, वो पुल हो या फिर सड़क हो, तो वो उस समय तक उतने समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती, उतने समय तक नहीं चल पाती है जितने समय तक उसको चलना चाहिए। जिसका रीज़न आप लोग देखते होंगे कि बिहार में कितने अधिक पुल गिरते हैं और सड़कों की कैसी हाल होती है। तो ये सभी चीज़ें पहले से ही समाज में चलती आ रही थी और यही बताया गया कि 1 रुपया जो समाज पर खर्च करने के लिए सरकार से आता है उसका 30 पैसे से कम लोगों तक पहुंचता है। तो जो मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया उसके जरिए इन लाइनों को आप जरूर समझ गए होंगे कि इस पार्ट में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्राथमिक शिक्षा के लिए विदेशी धन क्यों आया है? इस धन के पीछे आर्थिक उदारीकरण से जुड़ी हमारे देश की व्यवस्थाएं और हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा विश्व बैंक के, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है उस वर्ल्ड बैंक के सामने घुटने टेकने की समूची घटना जो है वो शरीक है, शामिल है, जिस पर कभी हमारी संसद ने ईमानदारी से चर्चा नहीं की। हम में से बहुत लोग इसे आलोचना के विषय नहीं बनाते क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद शिक्षा का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बात से कि जब पैसा आ ही गया है तो उसे खर्च कैसे किया जाए। स्पष्ट है कि यह पैसा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां हिंसा होगी और जहां हिंसा होगी वहां महिलाओं पर ही हिंसा अधिक होगी। हमें यह मानकर चलना होगा। इसलिए हर एक गांव में इस सवाल को विचार कर विषय बनाना पड़ेगा कि क्या हम अपने बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा अपने साधनों से नहीं कर सकते हैं। अगर आज यह स्थिति है कि हम उनको विदेशी संस्थानों ने जो धन दिए हैं तो हमारे पास यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि यह जो धन है वो किस तरह से खर्च होगा, जो धन हम लोगों को सरकार के द्वारा मिला है। आज इस धन का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के सबसे गैर जरूरी कामों पर खर्च हो रहा है। बड़े बड़े लोगों का आना जाना, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में भाग लेना, बड़ी तादाद में लोगों को अपनी सलाह के लिए पैसे लेना, जिसको कंसल्टेंसी फीस कहा जाता है। मतलब बड़ी तादाद में लोग जो अपनी सलाह देते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, और इस कंसल्ट के जरिए, इस सलाह के जरिए वे अपनी फ़ी को लेते हैं। इसी फ़ी में धन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो खर्च हो जाता है। बड़े बड़े लोग जब आते जाते हैं तो उनके आने जाने में खर्च होता है। इसी समय ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है और गिना चुना पैसा ही हमारे उन धूल दूसरित प्राथमिक शालाओं में पहुँचता है और कहा जाता है कि जो देश का भविष्य है वो पल रहा है। तो इसमें आपने समझा कि किस तरह से कोई फंड सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचते पहुंचते उसका 30% ही पहुंच पाता है और उसके अलावा अन्य बहुत सारे खर्च हो जाते हैं, जिसमें कंसल्टेंसी फीस हो जाता है, अन्य गैर जरूरी कामों पर खर्च हो जाता है, बड़े बड़े लोगों का आना जाना, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में भाग लेना, और जो लोग सलाह देने के लिए कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों में ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है और गिना चुना पैसा इस धूल दूसरित प्राथमिक शालाओं में, शालाओं मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय में, पहुँचता है और कहा जाता है कि इससे देश का भविष्य पल रहा है। इस पहलू पर पंचायतें तभी प्रश्न उठा पाएंगी जब वे अपने आप को तैयार करेंगे। जो प्रश्न कल तक सरल दिखता था वह आज बहुत जटिल हो चुका है। प्राथमिक शाला का शिक्षक इस प्रक्रिया का उतना ही मारा हुआ है जितना उत्पीड़ित वर्ग का वह बालक या बालिका जिसको स्कूल में दाखिला होते ही निकालने की तैयारियां शुरू हो जाती है। असफलता के वे ढांचे हमारी प्राथमिक शिक्षा में पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके रहते कोई बच्चा कक्षा 1, 2, 3 से गुजरते हुए बगैर अपमानित होते हुए आगे बढ़ नहीं सकता है, मतलब आगे नहीं बढ़ सकता। आपको मालूम है कि 2/3 छात्र 8वीं तक पहुंचने के पहले ही शाला को छोड़ देते हैं। शाला का यहाँ मतलब है कि वे विद्यालय जाना छोड़ देते हैं। अब जहाँ भी ये शाला लिखा हुआ हो उससे आप समझिएगा कि यहाँ विद्यालय लिखा हुआ है, प्राथमिक शाला लिखा हुआ है। देश के बहुत बड़े इलाके में इन बच्चों का अनुभव प्राथमिक शाला के शिक्षकों के अनुभव से भिन्न नहीं है। यद्यपि शाला की परिस्थिति में शिक्षक भी बच्चे पर अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है।
सच्चाई यह है कि शिक्षक स्वयं उपेक्षा और तिरस्कार का मारा है। उसकी ट्रेनिंग और तैयारी उतनी ही लचर है जितनी उसकी हैसियत, मगर वह अपनी लड़ाई लड़ने की जगह बच्चे पर गुस्सा उतारता है। मतलब इसके जरिए बताया जा रहा है कि प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनके जो शिक्षक होते हैं उनको उस लेवल की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है कि वे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, और जब वे उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं उनको मिलती है तो वे स्वयं उपेक्षा और तिरस्कार के मारे हुए होते हैं और वे अपनी लड़ाई लड़ने की जगह पे बच्चों पे अपने गुस्से को उतारते हैं। मुझे लगता है कि प्राथमिक शाला के शिक्षक के साथ चलकर शिक्षक की समस्याओं तथा उसकी लाचारी को समझना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो बहुत जरूरी है। जिस तरह शिक्षा के कर्म का देश में अवमूल्यन हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। कुछ प्रदेशों में आज खुलेआम शिक्षकों को 500 रुपये महीने का वेतन देकर नियुक्त किया जा रहा है, मतलब नौकरी पर रखा जा रहा है। यह वेतन अब 1200 रुपये किए जाने की संभावना है। यह राशि हाल ही में कुछ और बढ़ा दी गई है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पढ़ाना कितना आदरणीय बन सकेगा और कितने अच्छे तरीके से शिक्षक बच्चों को पढ़ा सकेंगे। किन परिस्थितियों में शिक्षक उन नौकरशाहों से जूझ सकेंगे जो हजारों रुपये पाकर केवल हुक्म चलाते हैं। यह एक पुरानी गुत्थी है। अगर इसको सुलझाना है तो प्राथमिक शाला के शिक्षकों पर दोषारोपण करने की जगह उनके साथ मिलकर उसकी मजबूरी और लाचारी को समझने का सिलसिला शुरू करना होगा। प्राथमिक शालाओं में महिला शिक्षकों के ऊपर भी कोताही और लाचारी के दोष अक्सर लगाए जाते हैं। आप उनकी स्थिति को कभी उनके दृष्टिकोण से देखेंगी तो एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसमें शिक्षक स्वयं संगठित होकर आपके साथ आएंगे। मतलब इसके जरिए बताया जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष जो आप शिक्षकों को मानते हैं, उन शिक्षकों जो होते हैं वे तो खुद ही तिरस्कृत होते हैं, उनको उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, उनको उस लेवल का वेतन नहीं मिलता है, इसलिए वे उन सभी समाज के गुस्से को बच्चों पर उतारते हैं और उनको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम लोग उनको दोषी न मानकर उन लोगों से जाकर मिले तो हम लोगों को पता चलेगा कि शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं, और जो शिक्षक है अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो शिक्षक स्वयं संगठित होकर हमारे साथ आएंगे और इससे शिक्षा की समस्या को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। शिक्षा को ताकतवर वर्गों की विचारधारा के प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने की एक दूसरी परिधि है। इसके भीतर शिक्षा का सामाजिक चरित्र निर्धारित होता है। आज जिस शिक्षा को फैलाने की बात की जा रही है उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर गौर करें तो आप पाएंगी कि पाठ्य पुस्तक जो होता है उस पाठ्यक्रम में कहीं भी ग्रामीण समाज की छवि नहीं है। यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से समाज के शासक वर्गों के जीवन को ही प्रस्तुत करता है। इस शिक्षा के जरिए उन्हीं की जीवन शैली, विचार, सपने और अरमान हमारे बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं, और इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कोई जो होशियार बच्चा होता है वो गांव में नहीं टिक सकता है। कमारे लेक की तरह उसको भी गांव छोड़कर शहर और शहर छोड़कर राजधानी और राजधानी छोड़कर विदेश जाना ही पड़ता है। इस पाठ्यक्रम की छवि की विसंगतियों को गहराई से समझने पर आप पाएंगे कि विकास की जो प्रक्रिया 40-50 वर्षों में, खासतौर पर पिछले 30 वर्षों से चली है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतर्विरोध जो है वो शिक्षा में ही केंद्रित है। संभव है कि इस सभा में कहीं टिमरनी से आई साधना बहन बैठी हो, जिन्होंने कुछ समय पहले एक लेख लिखकर हरित क्रांति कर द्वारा प्रोत्साहित सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभावों पर टिप्पणी की थी। मतलब अब ये एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से एक बार एक लेखिका थी जिनकी नाम थी टिमरनी। वो साधना बहन अगर आकर यहाँ बैठी हो तो जिस तरह से उन्होंने हरित क्रांति पर एक लेख लिखा था, सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभाव पर टिप्पणी की थी, उनके अनुसार हरित क्रांति के नाम पर जो प्रक्रिया 60 के दशक में शुरू हुई थी उसके चलते एक तरफ गांव में गरीबी और विषमता बढ़ी है, दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं वे पहले से और अधिक अमीर हुए हैं। इस हरित क्रांति की वजह से हमारे गाँव की ज़मीनें जो हैं वो बर्बाद हुई हैं। नई नई फसलें जिनका हमारे देश की आबो हवा से कोई संबंध नहीं था, नकदी फसलों का प्रलोभन बताकर इस बीच में हमारे उन ज़मीनों में उन फसलों को बोया गया है। उन फसलों की बदौलत जिनमें सोयाबीन प्रमुख है, देश की मिट्टी कई जगहों पर एकदम अनउर्वर होने के करीब पहुंच गई है। मतलब उन मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो इन नई फसलों को बोने के चलते वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरीय क्षमता है वो कम हो गई है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषैले होने का खतरा बढ़ रहा है। यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता और मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे तो शिक्षा इस विनाश को और भी तेजी से फैलाएगी। एक शिक्षक के नाते ऐसा कहते हुए आपके सामने मुझे कष्ट तो बहुत होता है पर संकोच नहीं, क्योंकि आप ही शायद अब भारत के निर्णय प्रक्रिया की वह तय हैं जहां पर कोई नई बात कही जा सकती है, वरना ऊपर के सत्रों पर तो मंत्रियों की चाटुकारिता और विभागीय अफसरों के तलवे चाटने की प्रक्रिया में शिक्षा दर्शन जो है वो तो खत्म ही हो जाता है। आज इस बात को आप ही नए सिरे से निचले सिरे तक, नए सिरे और निचले स्तर से शुरू कर सकती हैं।
मतलब बताया जाता है इसमें कि किस तरह से हरित क्रांति में उन्होंने बताया था कि हरित क्रांति के जरिए 60 के दशक में ये बताया गया था कि इस हरित क्रांति के जरिए किसानों का विकास होगा, लेकिन उसमें किसान जो है वो और अधिक गरीब हो गए और जो अमीर थे वो और अधिक अमीर हो गए। किसानों को अलग अलग विदेशी फसलों को नकदी फसल बताकर उनके ज़मीनों में बोवाया गया और जब उन फसलों को उन्होंने अपनी ज़मीन में उपजाया तो उससे उनकी जो मिट्टी की उर्वरीय क्षमता वो भी कम हो गई और उन सभी फसलों में सोयाबीन की खेती जो थी वो प्रमुख थी। तो इस तरह की बातें प्राचीन समय में जो हुआ करती थी, जिससे लोगों का बेनिफिट बताकर लोगों को ही घाटे में डाल दिया जाता था, ऐसी बातें इसमें बताई गई है। क्या वजह है इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद गांवों से विस्थापन हुआ, जिसकी सीधी सीधी मार जो है वो बचपन पर पड़ी? क्या वजह है कि इस विकास प्रक्रिया का सबसे कम लाभ जो है वो ग्रामीण जनता को मिला और आज भी बार बार बजट में सब्सिडी की मांग करती है और इस सब्सिडी की बैसाखियों के सहारे ही जीती है? क्या वजह है कि 50 वर्षों के बाद भी आज़ादी के आंदोलन के दौरान उठा ग्राम स्वराज का नारा एक प्रवंचना बनकर रह गया है? मतलब ये कहते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक ये जो गांव हैं उन गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के लिए मांग करते हैं और सिर्फ सब्सिडी के सहारे ही जी रहे हैं, क्योंकि आपको पता है गांव में सब्सिडी के रूप पर राशन मिलता है, सिलेंडर मिलता है। मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं वो गाँव वालों को देकर, उनको प्रलोभन देकर उन्हीं को लूटा जाता है इन सभी चीज़ों के जरिए। गांधी जी की बुनियादी तालीम की रूपरेखा आज भी शिक्षा, खासतौर से प्राथमिक शिक्षा को एक नया जीवन देने में सक्षम है। इसमें संदेह नहीं कि हमें नए सिरे से उसकी मीमांसा करनी पड़ेगी, लेकिन गांधी जी के ग्राम स्वराज के अपने सपने का अर्थ है गांवों को स्वायत्ता देना तथा ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का हौसला देना। अब यहाँ से जो आपने क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा था, शिक्षा और संस्कृति, 12th चैप्टर क्लास 10th में हिंदी गोदुली भाग 2 में, यहाँ से आप उस पार्ट से रिलेटेड ही बातों को समझिएगा कि गांधी जी का कहना था, वे कहते थे कि लोगों को, बच्चों को इस तरह का शिक्षा दिया जाना चाहिए जिस तरह से वे अपने बलबूते खड़े हो जाएं, गांवों को स्वायत्त देना चाहिए, वे अपने पर इंडिपेंडेंट हो सके और ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हौसला देना चाहिए। इस प्रक्रिया में जो बुनियादी तालीम की उनकी रूपरेखा थी वो आज भी हमें प्रेरणा और काम करने की एक परिधि दे सकती है। आखिर उन्होंने इतना ही तो कहा था कि गांव के पारंपरिक उद्योगों और गांव की प्रकृति से शिक्षा को जोड़े बगैर शिक्षा में सीखने का तत्व नहीं आ सकता जो उसे सार्थक बनाता हो। मतलब उनका कहना था कि गांव की जो प्राकृतिक संपदा है, गांव के जो अन्य पारंपरिक उद्योग है और गांवों की प्रकृति है, उससे शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए और उसके जरिए लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि किस तरह से इन स्किल्स को डेवलप करके किस तरह से उद्योग स्थापित किया जा सकते हैं। या फिर हस्तकला से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि किस तरह से शिक्षा के साथ साथ जो स्टूडेंट है वो आत्मनिर्भर हो सके। शिक्षा का जो चरित्र पिछले 50 वर्षों से उभरा है वह दरअसल गुलामी के दिनों से स्थापित हो गया था। हमारे नेताओं ने इसको बदलने की कोई खास कोशिश नहीं की। उसके सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार किए बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को आप तोड़ नहीं सकती। इस बंधन को तोड़ना ही शायद आज इस नई शक्ति का पहला मुद्दा है, जिसको आप पंचायती राज और पंचायती राज के दायरे में महिला शक्ति का नाम दे रही हैं। कमारा लेक की ये जो कहानी है वो हर गांव में घटती है, हम उसे लाचारी से देखते हैं। हमने देश के विकास को जिस तरह से समझा है और अमल में लाते हुए देखा है, उससे यह लाचारी बढ़ती ही जा रही है। आज तो बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी यह कहते हैं कि पूंजी के राज के सामने हम लाचार हैं। ऐसा लगता है कि सारा देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गिरवी रख दिया गया है। भारत का पूंजीवाद जो है वो विश्व पूंजीवाद का साथी बनकर हमारे प्राकृतिक साधनों को सिर्फ दोहन कर शिकार बनते हुए देखना चाहता है। हमारे मानव संसाधनों का केवल इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि वे इस दोहन के काम आएं। आज देश के कुछ हिस्सों में यह कथा जो है वो ज़्यादा आसानी से पढ़ी जा सकती है, तो कुछ हिस्सों में कल पढ़ी जाएगी। इस इबारत को आज अगर हम नहीं पहचानेंगे तो कल काफ़ी देर हो जाएगी। गांव के बच्चों को अपने ध्यान के केंद्र में रखकर देखें तो हमें आसानी से समझ लेंगे कि आज की जो शिक्षा है वो ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में इतनी असमर्थ क्यों है। मैं सालाना शैक्षिक सत्र के ढांचे में निहित असुविधा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वह पुरानी और जानी पहचानी बात है। शिक्षा सत्र का ढांचा कब ऐसा बनेगा कि बच्चा जो है वो घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कर सके। मतलब वे कहते हैं कि शिक्षा का ऐसा ढांचा, ऐसा पैटर्न कब बनेगा कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। कौन कह सकता है? निर्णय लेने वालों को यह समस्या 100 साल से ज्ञात है और वे समय समय पर इसकी चर्चा भी करते हैं, पर नाला वहीं गिरता जा रहा है। शायद वह तब तक वहीं गिरता रहेगा जब तक ग्रामीण समाज और उसके राजनीतिक नेता ज़बरदस्त दबाव नहीं पैदा करते। फिलहाल मैं सत्र के ढांचे, स्कूलों की खस्ता हालत, शिक्षक की दयनीय परिस्थिति जैसे संरचनात्मक मुद्दे की जगह पाठ्यक्रम के गांव
विरोधी चरित्र का मुद्दा उठा रहा हूँ। आज पढ़ाई जा रही जो पाठ्य पुस्तक है, उन पाठ्य पुस्तकों में गांव की जो उपस्थिति है वो नगण्य है, न के बराबर है। भाषा की पढ़ाई के लिए लगाई गई ये जो पाठ्य पुस्तक के 20-25 पाठों में मुश्किल से 2-3 पाठ ही ऐसे होते हैं जिनका जो कथ्य है वो ग्रामीण जीवन से संबंधित होता है। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि आप आजकल जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है, प्राचीन समय में इस कहानी में बताया जा रहा है कि जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी पाठ्य पुस्तक, उन पाठों में 20-25 पाठों में मुश्किल से 2-3 पाठ ऐसे होते थे जिनमें ग्रामीण जीवन का वर्णन होता था। और उस ग्रामीण जीवन के वर्णन में यह हालत दिखाती थी कि देश के 75% जनता का परिवेश जो है वो पाठ्यपुस्तक बनाने वालों के लिए क्या महत्व रखता है। लेकिन ज़्यादा चिंता तो तब होती है जब आप उन जो 2-3 पाठ ग्रामीण जीवन से संबंधित हैं उन पाठों को ध्यान से पढ़ते हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश या पात्रों का चित्रण किया जाता है। अधिकांश रूप से यह चित्रण गांव के जीवन को दोयम दर्जे पर ही सिद्ध करता है। गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष जो है वो प्राय अनपढ़, अंधविश्वासी और मूर्ख ही दिखाए जाते हैं। जब कभी गांव का सकारात्मक रूप जो है वो उभारा जाता है वह एक रोमांटिक अंदाज में होता है। वास्तव में जिए जा रहे जीवन की समग्रता उसमें नहीं होती। कोई आश्चर्य नहीं कि पढ़ लिख कर बड़ा होने वाला गांव का बच्चा अपने परिवेश की ज़िंदगी से मानसिक रूप से कट जाता है या फिर भीतर ही भीतर उससे नफरत करने लगता है। ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पूंजी के लिए नई नई बाधाएं खड़ी करती हैं। इसलिए यह खतरा हम सबके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय शासन या स्थानीय स्वायत्ता का जो नारा बुलंद किया गया है वह क्या सिर्फ नारा सिद्ध होगा और जगह जगह हो रही जमीन, जंगल, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्वायत्ता की लड़ाइयों के उभरने का वह व्यवस्था बंद या ध्वस्त कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के ध्येय को लेकर इस आशंका से निराश हुए बगैर हमें अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ना और उनको एक संघर्ष की भूमिका में रखकर देखना ही हम सब में वह मनोबल जुटा पाएगा जिससे आज की भ्रष्ट राजनीति जो है वो तोड़ चुकी है। हमारे बच्चे हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, वे जानते हैं कि हम में से बहुतों का मनोबल आज इस स्थिति से लड़ने का नहीं रह गया है। क्या वजह है कि आज हमारे कई गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है लेकिन शराब जो है वो उपलब्ध है। पेप्सी और कोका कोला के बोर्ड हर जगह पहुंच गए हैं लेकिन साफ सुथरा पानी पीने के लिए हमें इस शहर में फ़िल्टर लगाना पड़ता है। इस पूरी परिस्थिति की विसंगतियों को आप एक बार उधेड़ना शुरू करें तो आप पाएंगे कि यह पूरा जाल जो है वो नीतियों के नाम के हमारे सामने रखा जाता है नाम पर। एक फटे हुए पुराने सोल जैसा है, इसको उधेड़े बगैर सिरे से इसकी बुनाई नहीं हो सकती है। इसकी नए सिरे से बुनावट में कहीं शिक्षा का सुधार और उसकी प्रक्रिया को फिर से बल देने का जो इरादा है वो शामिल है। तो इस तरह से पाठ को आपने समझ लिया कि इस पाठ में किस तरह से प्राचीन समय में जो गांव की शिक्षा थी उसकी जो दयनीय स्थिति थी उसमें जो शिक्षक थे उनको वेतन उस पूर्वक नहीं दिया जाता था जो वेतन उनको देना चाहिए और उनको एक तरह से नौकरशाही के जरिए उनको सिर्फ 500 रुपये वेतन पर नियुक्त कर लिया जाता था और आगे जाके उनके वेतन 1200 रुपये किए जाते थे। तो इन सभी चीज़ों के जरिए आपने ये समझा कि प्राचीन समय में और आज के समाज में भी शिक्षा का सबसे ज़्यादा दोष जो है वो शिक्षकों को दिया जाता है, लेकिन शिक्षक इस चीज़ के दोषी नहीं हैं। वे स्वयं उस चीज़ के मारे होते हैं क्योंकि वे जो होते हैं वे समाज के और उस सिस्टम का गुस्सा जो है बच्चों पे उतारते हैं और उतना अच्छा शिक्षा जो है बच्चों को एजुकेशन जो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो गांव के बच्चों की शिक्षा पाठ ये जो चैप्टर था ये थोड़ा निबंध टाइप का चैप्टर था और ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था। तो मैंने ये चैप्टर थोड़ा सा फास्टली आपको पढ़ाया है और इसके बाद मैं ये जो गद्य खंड का लास्ट चैप्टर था इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको करवाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस पाठ में थोड़ा सा भी कुछ नहीं समझ आया हो तो इसका मतलब है कि आपने कुछ लाइनों को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। तो आप इस क्लास को एक बार फास्ट करके दोबारा देख लीजिएगा या फिर इसके एक बार पीडीएफ को दोबारा स्वयं से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पाठ कहानी या फिर निबंध तो है नहीं। निबंध तो है मतलब ये कहानी या फिर यात्रा वृतांत मतलब अलग तरह के जो चैप्टर होते हैं जिसमें स्टोरी टाइप होता है वो पढ़कर मैं आपको लोकल स्टोरी समझा देता हूँ और आपको वो पाठ अच्छे से समझ में आ जाता है। उस तरह का ये पाठ नहीं है, इसलिए इस पाठ को आप एक बार कृष्णा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस पाठ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस तरह से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा जो मोटिवेशन है वो बना हुआ रहता है और आगे भी मुझे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो अब आप सभी से मिलते हैं इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का जो दिन है वो मंगल में हो, आप सभी सकुशल हों और खुश हों। अब आप सभी से मिलते हैं गाँव के बच्चों की शिक्षा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर वाली क्लास में।